अर्चना, अर्चना, देखना किसका फोन आ रहा है मेरे फोन पर। वो जी। राहुल बाथरूम से बाहर आता है और अर्चना पर जोर से चिल्लाते हुए कहता है, क्या तब से वो कर रही हो? कब से पूछ रहा हूँ किसका फोन है, लेकिन तुम हो कि कुछ बोल ही नहीं रही हो। ओह, मैं तो भूल गया था कि तुम हिंदी तो पढ़ नहीं पाती, फिर ये इंग्लिश में लिखा नाम कैसे पढ़ पाओगी। पता नहीं क्यों बाबूजी ने इस गवार को मेरे पल्ले बांध दिया। राहुल गुस्से में ऑफिस चला जाता है और अर्चना चुपचाप अपने आंसू पोंछते हुए घर के कामकाज में लग जाती है। तकरीबन 1 साल पहले अर्चना की शादी राहुल के साथ हुई थी। अर्चना गांव में रहती थी और उसके माता पिता गरीबी के कारण उसे पढ़ा लिखा नहीं पाए। अर्चना के पिता राहुल के पापा के अच्छे दोस्त थे और दोस्ती के नाते उन्होंने अर्चना की शादी अपने बेटे राहुल के साथ कर दी। अर्चना अनपढ़ थी, जिस वजह से उसका पति, सास कमला और जेठानी रश्मि उसे पसंद नहीं करते थे। उस घर में केवल उसका जेठ ही था जो उसका साथ देता था। कुछ दिन बाद, ओफो माँ जी, मुझे दीजिए, मैं अभी हिसाब जोड़ देती हूँ। 1 सेकंड, ये हाँ, ओके, ये पूरा जोड़कर 10,700 रुपए बन रहे हैं। हाँ, दुकानदार भी इतने ही बोल रहा था। मोहित और राहुल तो ऑफिस चले जाते हैं, अब तू ही तो है घर में पढ़ी लिखी बहू, तेरे से ही ये हिसाब किताब बोल सकती हूँ। तेरी देवरानी के लिए तो ये सब काला अक्षर भैंस बराबर है, उसे तो 1 से 10 तक की गिनती भी नहीं आती। माँ जी, अब कभी स्कूल गई हो तब तो उसे पढ़ना लिखना आता ना। ये सब बापूजी की एक जिद के कारण हुआ है। ना वो इस अनपढ़ के साथ देवर जी की शादी करते और ना मुझे ऐसी अनपढ़ देवरानी मिलती। बाबूजी खुद तो ऊपर चले गए, लेकिन इस मुसीबत को हमारे गले बांध गए। आपको पता है मेरे सब रिश्तेदार कितना मजाक उड़ाते हैं मेरी अनपढ़ देवरानी को लेकर। अब कभी मैं घर में ना रहूं तो आप तो परेशान ही हो जाओ। देखिए न माँ जी, अब मैं तो अपने बच्चों को पढ़ा लिखा लेती हूँ, आगे इसके बच्चे होंगे तो ये अपने बच्चों को कैसे पढ़ाएगी? एक अनपढ़ माँ भला क्या ही अपने बच्चों को पढ़ाएगी? इसी बात का तो रोना है बहू, हमारे ही नसीब फूटे थे जो ये अनपढ़ हमारे पल्ले पड़ गई। अर्चना के लिए तो सब कुछ उसका ससुराल ही था, लेकिन अपनी सास, पति और जेठानी के ताने सुनकर बहुत दुखी हो जाती थी। अरे बड़ी बहू, ये घर का राशन आया है लाला की दुकान से, जरा पर्ची में से देखकर चेक कर लेती कि सारा सामान आ गया है या नहीं। बड़ी देर हो गई, कहाँ रह गई हो रश्मि बहू? माँ जी, वो नेहा को आलू का पराठा चाहिए था, वो ही उसके लिए बना रही थी। अर्चना बहू सारा दिन क्या करती रहती है, तुम उसे बोल देती रसोई का काम, ये संभाल लेती। सारा दिन बस ऐसे ही इधर उधर घूमती रहती है। अर्चना बहू, अरे ओ अर्चना बहू, कहाँ मर गई? जाकर रसोई संभालो। जब पढ़ने लिखने का कोई काम नहीं कर सकती तो कम से कम चूल्हा चौका तो अच्छे से संभालना चाहिए। अर्चना की आंखें नम हो जाती हैं, क्योंकि वो भी घर के काम ही कर रही थी। अगले दिन अर्चना जब बाजार से आ रही थी, रास्ते में उसे एक बुजुर्ग आदमी मिला जिसका थैला फट गया था और उसमें से सारे फल नीचे गिर जाते हैं। लाइए अंकल जी, मैं आपकी मदद कर देती हूँ। थैंक यू वेरी मच बेटा, गॉड ब्लेस यू। अर्चना ने उनकी इस लाइन का कोई जवाब नहीं दिया। तब बुजुर्ग ने एक और इंग्लिश की लाइन बोली, यू आर वेरी हेल्पफुल। इस पर भी अर्चना ने कोई उत्तर नहीं दिया। अर्चना तो बस उन फलों को बटोरकर एक अपने थैले में भर देती है और उस बुजुर्ग के हाथ में दे देती है। वो बुजुर्ग आदमी अब तक समझ चुका था कि अर्चना को इंग्लिश नहीं आती, इसलिए वो उससे हिंदी में बात करता है। धन्यवाद बेटी, तुमने मेरी बहुत मदद की। कोई बात नहीं अंकल जी, यह तो मेरा फर्ज था। ये लीजिए आपके फल। बेटी, अगर तुम्हें परेशानी ना हो तो क्या तुम ये सामान मेरे घर तक पहुंचाने में मेरी मदद कर सकती हो?
मेरा घर पास में ही है। अपना सामान निकालकर मैं तुम्हें तुम्हारा थैला भी वापस कर दूंगा। उस बुजुर्ग आदमी का नाम राजवंश मेहरा था, जो कि एक स्कूल चलाता था। वह अर्चना को अपने घर ले जाता है। उसकी बहू दोनों के लिए चाय लेकर आती है। बातों बातों में राजवंश को पता चलता है कि अर्चना को पढ़ना लिखना बिल्कुल भी नहीं आता। बिटिया, पढ़ना लिखना तो बहुत जरूरी होता है। तुम्हें भी अपने जीवन में ज्ञान का प्रकाश फैलाना चाहिए और पढ़ना लिखना चाहिए। पढ़ने लिखने से व्यक्ति का समाज में सम्मान बढ़ता है, उसकी अलग पहचान बनती है। राजवंश अर्चना को समझाता रहा और वो उनकी बातों को ध्यान से सुनती रही। अब उसके मन में पढ़ने लिखने की इच्छा जागने लगी। घर आकर उसने सबसे इस बारे में बात की। लो, अब इस उम्र में ये स्कूल जाएगी, लोग क्या कहेंगे? शादी के बाद बीवी को पढ़ने के लिए स्कूल भेज दिया। मेरे सब दोस्त क्या कहेंगे? बच्चों को स्कूल भेजने की उम्र में बीवी को स्कूल भेज रहा है। अरे, घर के कामकाज सब छोड़कर अगर इसने पढ़ना लिखना शुरू कर दिया तो घर कौन संभालेगा और समाज बातें बनाएगा, वो अलग से। माँ जी, आप परेशान मत होइए। अपनी पढ़ाई के साथ साथ मैं घर के कामकाज पर भी पूरा ध्यान दूंगी। माँ, आप ही तो कहती हो कि अर्चना पढ़ना नहीं जानती। अगर अब वो पढ़ना लिखना चाहती है, उसका मन है, तो अब आप उसको मना क्यों कर रहे हो? वो पढ़ लिख जाएगी तो उसके लिए ही अच्छा है ना। और राहुल, तू पढ़ा लिखा होकर समाज से डर रहा है। अरे, तुझे तो इस वक्त अर्चना का साथ देना चाहिए। लेकिन आप लोग ये मत सोचना कि मैं अकेले घर के सारे काम काज करूँगी। सुबह तो तुम स्कूल चली जाओगी, लेकिन दिन में आने के बाद के सारे काम तुम ही करोगी। मुझसे या सासू माँ से कोई भी उम्मीद मत रखना। रश्मि ने सारा काम अर्चना के कंधों पर डाल दिया और सास तो पहले से ही जेठानी की सुनती थी। अर्चना ने स्कूल जाना शुरू कर दिया। वो सुबह जल्दी उठकर स्कूल के लिए निकल जाती थी और दोपहर को स्कूल से आते ही घर के सारे काम करती थी, पर इस कारण उसको घर में पढ़ने का बिल्कुल भी समय नहीं मिल रहा था। अर्चना, ये मैं क्या सुन रहा हूँ? कल मुझे तुम्हारी अध्यापिका ने बताया है कि तुम गृह कार्य बिल्कुल भी करके नहीं आती हो। जो यहाँ पढ़ाया जाता है उसको अगर तुम घर पर जाकर अभ्यास नहीं करोगी तो तुम पढ़ना लिखना कैसे सीखोगी? मैंने ये स्कूल इसलिए खोला है ताकि तुम्हारी उम्र की महिलाओं को शिक्षा प्राप्त हो सके, पर उसके लिए तुम्हें भी तो मेहनत करनी है। मुझे माफ कर दीजिए अंकल जी, आगे से इस बारे में ध्यान रखूंगी। अर्चना ये बात अच्छे से जानती थी कि दिन भर काम करने से वो अपने पढ़ने के लिए समय नहीं निकाल पाएगी। इसलिए सबके सो जाने के बाद अर्चना ने रात के अंधेरे में पढ़ना शुरू कर दिया। जब सब सो जाते थे तो अर्चना रसोई में बैठकर पढ़ती थी ताकि घर वालों और राहुल को रोशनी की वजह से कोई परेशानी ना हो। धीरे धीरे वह पढ़ना लिखना सीख गई। अब अर्चना को बहुत कुछ लिखना और पढ़ना आ गया था। सब कुछ ठीक चल रहा था। अब उसकी वार्षिक परीक्षा आने वाली थी। उसी बीच अर्चना की सास कानपुर एक रिश्तेदार के यहाँ शादी में गई हुई थी। पीछे से रश्मि सीढ़ियों से गिर जाती है और उसकी रीढ़ की हड्डी पर चोट लग जाती है। अब घर की सारी जिम्मेदारी अर्चना पर आ गई। उधर अर्चना की परीक्षाएं भी आने वाली थीं। अर्चना, तुम बहुत दिनों से स्कूल नहीं जा रही हो, मेरी देखभाल में ही लगी हुई हो। तुम्हारी तो परीक्षाएं भी आने वाली हैं। भाभी, आप परेशान मत हो, मेरी परीक्षाओं को तो अभी 5 दिन बाकी है, तब तक माँ जी भी आ जाएंगी। अच्छा, आप आराम करो, मैं आपके लिए गरम गरम सूप बना कर लाती हूँ। अर्चना तो बहुत अच्छी और समझदार है, मैंने उसका साथ कभी नहीं दिया। वो बेचारी घर के कामों के साथ साथ स्कूल भी जाती है। ये तो एक अच्छा काम कर रही है, जिसमें मुझे और माँ जी को उसका सहयोग करना चाहिए। आज मेरी तबीयत खराब है और ये मेरी कितनी देखभाल कर रही है। वहीं राहुल भी
जब अर्चना को रश्मि की सेवा करते, घर संभालते और साथ ही अपनी पढ़ाई पर ध्यान देते हुए देखता है तो वो सोचता है, ये बेचारी तो कितनी अच्छी है, सबके बारे में कितना सोचती है, घर के साथ साथ अपनी पढ़ाई भी कर रही है और ये सब शायद ये मेरे लिए ही कर रही है और एक मैं हूँ जो बस इसे बुरा भला कहता रहता हूँ। कुछ दिनों बाद रश्मि और अर्चना की सास लौट आती है। रश्मि अपनी सास को अर्चना के बारे में सब कुछ बताती है। अगले दिन सुबह अर्चना की परीक्षा थी और वो घर के कामों में लगी हुई थी। अर्चना, जाओ जाकर अपनी पढ़ाई करो, तुम्हारी कल से परीक्षाएं शुरू है ना। रसोई और घर परिवार की कोई चिंता मत करो, खूब मन लगाकर पढ़ो। मुझे बड़ी बहू ने सब बता दिया है, मैं भी कितनी गलत थी। तुम पढ़ना चाहती थी और मैंने तुम्हें सहयोग नहीं दिया। माताजी दूध का हिसाब ले आया था, एक बार बड़ी बहू से दोबारा करवा लो। बड़ी बहू ही क्यों, मेरी छोटी बहू भी पढ़ी लिखी है। अर्चना बहू, जरा एक बार हिसाब जोड़ लो, सब ठीक है ना। अब तो मेरी बीवी भी पढ़ी लिखी और वो भाभी से जल्दी और अच्छा हिसाब लगाकर दिखाएगी, देख लेना। अर्चना की आंखों में खुशी के आंसू आ जाते हैं क्योंकि अब वो भी पढ़ी लिखी थी। उस दिन से अर्चना पढ़ाई पर ध्यान देने लगी। वो समय पर स्कूल जाती और घर आकर पढ़ाई भी करती। धीरे धीरे अर्चना ने अपनी पढ़ाई पूरी की। कहते हैं, उम्र की कोई सीमा नहीं होती, जब जागो तब सवेरा। यदि आपके जीवन में कुछ अच्छा काम करने की अभिलाषा है तो उसको कर लेना चाहिए, तभी आपका जीवन सफल बनता है।